गुड आफ्टरनून। आवाज नहीं आई। गुड आफ्टरनून। किसी को नींद नहीं आए इसलिए ये लेक्चर में कोई पीपीटी नहीं है, सबको सवाल जवाब सीधा करना है। और यहाँ पे जो भी लंच खा के सिएस्टा कर रहे हैं उन सबको उठाने वाला हूं मैं। आज सबने लंच खाया, सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? शीरा। बढ़िया। तो अगर शीरे में शक्कर कम पड़ जाती, या शीरे में रवा कम पड़ जाता, या शीरे में केसर थोड़ा कम होता, तो शीरा अच्छा बनता? नहीं अच्छा बनता। तो हीमोग्लोबिन जब हमको पेशेंट का ठीक करना है तो हीमोग्लोबिन को भी हमको रेसिपी के जैसे करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन अगर बढ़ नहीं रहा है, मेंटेन नहीं हो रहा है, तो क्या पेशेंट अच्छा रहेगा? क्यों अच्छा नहीं रहेगा? बिल्कुल ब्रेथलेसनेस होगा। हीमोग्लोबिन पेशेंट का लाइफलाइन है। नेताजी क्या बोलते थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। पेशेंट भी यही बोलता है कि अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुमको कंप्लेंट से आजादी दूंगा, वरना हमेशा रोती सूरत लेके आऊंगा, बोलूंगा सांस फूलता है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये बहुत जरूरी है आपको और मुझको, दोनों को उसको ठीक करने के लिए। बट वापिस शीरे पे आते हैं कि अगर शीरा बनना है ठीक तो हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी ठीक। तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करने के लिए मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूं और डायलिसिस टेक्नीशियंस को समझाता हूं कि हमको एक रेसिपी तैयार करनी है। अब हीमोग्लोबिन बॉडी में रेसिपी जैसे तैयार कैसे होगा? जब थोड़ा आयरन डालो, उसमें B12 और फोलिक एसिड का मसाला डालो और एरिथ्रोपोइटिन का वघार डाल दो, घी तेल कर लो, तब साथ में बढ़िया रेसिपी बनेगी, वो है हीमोग्लोबिन। अगर इसमें से अगर कुछ भी कम पड़ गया तो हीमोग्लोबिन कम। अभी सिर्फ ये क्वालिटी की सामग्री अच्छी नहीं है, उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर शीरा बहुत अच्छा बनता पर सिर्फ कम क्वांटिटी का बनता, सब लोगों को एक ही चम्मच मिलता, तो किसी को अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता। तो सबको क्वांटिटी भी हमको उसी हिसाब से चाहिए। अगर किसी की हीमोग्लोबिन ठीक करनी है तो हमारी रेंज क्या है, हम टारगेट क्या करते हैं? आवाज नहीं आई। कितना? 10 to 11, 11 to 12 के 15? 10 to 11। अरे पर वो रिपोर्ट जो आता है उसमें तो 14 से 15 नॉर्मल लिखा हुआ है, तो आप लोग बोल रहे हो 11 से 12। करेक्ट। डायलिसिस पेशेंट, सीकेडी पेशेंट में 12 से ज्यादा हीमोग्लोबिन अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा करने गए तो दिक्कत ये होगी कि उसको MI आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, फिस्टुला ब्लॉक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, BP बढ़ने लगता है। इसलिए हमारा टारगेट है 11 to 12। पर अगर 11 to 12 पहुंचना है तो हमको वापस वही सामग्री पे आना पड़ेगा। और सामग्री क्या है? वो सभी नेफ्रोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पे आप हमेशा देखोगे 3 इंजेक्शन। आप भी पेशेंट्स को बोलते हो 3 इंजेक्शन तुम्हारे कहाँ हैं? एक होता है मल्टीविटामिन B12, एक होता है आयरन, और एक होता है EPO या कभी डारबा। कभी कभी राजेश कुमार सर के पेशेंट को तो मिर्सेरा भी लिख दिया तो बुरा नहीं मानते हो, महंगा इंजेक्शन लिख पाते हैं। तो ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट है। कहीं पे कम पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है और आपको पेशेंट रिपोर्ट बताता है और आपको पता करना है कि क्या कम पड़ रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने वो CBC का रिपोर्ट अगर स्टडी किया हो तो उसमें एक पैरामीटर है, किसी को पता है वो पैरामीटर? हीमोग्लोबिन के नीचे लिखा होता है RBC। RBC तो हीमोग्लोबिन के साथ साथ जाता है। और कोई? करेक्ट, MCV। ये MCV जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्यों? हम सभी को बोलते थे हीमोग्लोबिन कम हो तो आयरन स्टडीज करो, स्टूल फॉर ऑक्कल ब्लड करो, बराबर है कि नहीं? बट उसके पहले अगर MCV अच्छे से पढ़ लिया तो डायग्नोसिस हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि एमसीवी जो है वो आरबीसी का आकार बताता है, और हमेशा जो आरबीसी छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोसिटिक होते हैं, उसमें एमसीवी कम, वो आयरन डेफिशिएंसी से होते हैं। अगर एमसीवी ज़्यादा, बड़े बड़े आरबीसी, तो वो है B12 और फोलिक एसिड। इसका जो रेंज है वो है 80 to 95। 80 के नीचे, अगर बहुत कम नीचे, तो आयरन डेफिशिएंसी। अगर 95 से ऊपर तो B12 और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो ये हमको टारगेट करना है। तो अगर आपको बिना देखे, मतलब पेशेंट भी आपको बोले वाह ये तो नेफ्रोलॉजिस्ट का, इसने मेरा बराबर डायग्नोसिस दे दिया, तो वो है एमसीवी देख के आप डायग्नोसिस दे सकते हैं। तो अगर एमसीवी लो है तो कहीं ना कहीं पेशेंट को आयरन कम पड़ रहा है। तो पहली सामग्री पे जाते हैं, वो है आयरन। अभी आयरन शरीर में कम कैसे पड़ सकता है? कैसे पड़ेगा आयरन कम? आयरन आएगा, यस, किसी ने बोला डाइट, करेक्ट। हमारे जो पेशेंट हैं वो कम खाते हैं, उसमें अगर कहीं ने उन्होंने गूगल कर लिया तो गूगल में ग्रीन वेजिटेबल्स बन, ये बन, सब हाई प्रोटीन बन, नाचनी बन, ये सब जो आयरन के सोर्सेज हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं वो आयरन नहीं खा रहे हैं बराबर, तो आयरन कम होगा। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फर्स्ट है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कैसे ठीक करेंगे? या तो आप आयरन टैबलेट ले लो या आयरन का इंजेक्शन ले लो। अभी पहले आयरन सुक्रोज बहुत लिखते थे, अभी भी आयरन सुक्रोज लिखते हैं, पर आयरन सुक्रोज से एक दिक्कत है कि एलर्जिक रिएक्शन आ सकते हैं। सस्ता इंजेक्शन है, सभी अफोर्ड कर पाते हैं, आयरन डेफिशिएंसी होने नहीं देता, बट रिएक्शन कभी कभी हो सकता है। इसलिए काफ़ी बार अभी हम लोग जो हैं वो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज लिखते हैं या फेरिक आइसोमाल्टोज लिखते हैं। ये सब 500 100 mg, ये सब से काफ़ी मेरे टेक्नीशियन जो हैं वो डरते हैं, सर एक साथ 500 mg दे दिया क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा या ओवरलोड हो जाएगा। करेक्ट, अभी 100 mg की भी आते हैं, बट ये आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो उसको हमको डायलिसिस में ही आयरन देना है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है डायलिसिस के पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत दवाइयों से परेशान हैं, उसमें आयरन खाया, आयरन की गोलियां खा ली, तो क्या साइड इफेक्ट होता है आयरन से? संडास काली आ सकती है, सेकेंड कॉन्स्टिपेशन, और सबसे ज़्यादा एसिडिटी। तो अगर वो ना हो तो हमको आयरन देनी है। बट अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, वो बोल रहा है मैं खा रहा हूँ, इंजेक्शन बराबर से लगा रहा हूँ, आप भी देख रहे हो पेशेंट बराबर से इंजेक्शन लेके आ रहा है, तो दूसरा और महत्वपूर्ण प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? एक, अगर हम कहते, ये राव सर बराबर समझा रहे थे, नीडल आपको निकालना है, देखना है, अगर नीडल जल्दबाजी में निकाल दी, ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से, तो दिक्कत हो जाएगी। सेकेंड ब्लीडिंग कहाँ से हो सकती है? जीआई ब्लीडिंग, करेक्ट, जीआई ब्लीडिंग। कितने अपने पेशेंट्स जो होते हैं वो एस्पिरिन पे होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, फिस्टुला के प्रॉब्लम होते हैं, वो सब में ब्लड थिनर्स, एंटीप्लेटलेट्स, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल होता है। बट जैसे हमने अभी बात की, काफ़ी लोगों को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम होता है, अल्सर होते हैं, अगर इसमें अगर एस्पिरिन ज़्यादा चला जाए और हम लोग हेपरिन भी देते हैं, तो कभी कभी वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्लीडिंग अगर होगी तो वो स्टूल में पकड़ी जाएगी, तुरंत जो सीधी सीधी ब्लीडिंग जो है वो दो दिख जाएगी, बट कभी कभी माइक्रोस्कोपिक ब्लीडिंग जो है वो कभी नहीं दिखेगी। तो हम जब एमसीवी कम होगा, आयरन कम होगा, और हम स्टूल फॉर ऑकल ब्लड भेजेंगे, तभी ऐसे पेशेंट्स का ब्लीडिंग हम पकड़ सकते हैं। कोई लेडीज पेशेंट में कहीं और से ब्लीडिंग हो सकती है? मेंसेस, एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यंग पेशेंट्स जो हैं, काफ़ी बार एडोलेसेंट पेशेंट्स जो हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ होता है, यहाँ काफ़ी बार ऐसे होते हैं किसी को फाइब्रॉइड हुआ होता है या पीवी ब्लीडिंग होती है, काफ़ी बार यूट्राइन कैंसर हो जाता है, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। ये काफ़ी बार मिस हो जाती है, या तो नेफ्रोलॉजिस्ट हिस्ट्री नहीं लेता या हमसे कहीं मिस होती। तो ये पीवी ब्लीडिंग पूछना बहुत ज़रूरी है कि मासिक में कहीं ज़्यादा तो खून नहीं जा रहा है। काफ़ी बार अगर जो पेशेंट्स को रेगुलर मासिक चल रहा है, उसमें पूछिए कि मासिक के दिन है कि नहीं है, उसमें हेपरिन कम डालना पड़ेगा। अगर हेपरिन भी हम 5,000 डालेंगे, 10,000 डालेंगे, उसमें अगर उनको पीवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो फिर वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और आयरन कभी डेवलप नहीं होगा, आयरन कभी अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं रखेगा। तो इसलिए ब्लीडिंग बहुत ज़रूरी है। थर्ड, हेपरिन फ्री। हेपरिन फ्री डायलिसिस जब करते हैं, सर्किट क्लॉटिंग हो गया, अगर सर्किट बार बार क्लॉट हो रहा है, हम सलाइन नहीं डाल रहे हैं, तो प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ब्लड वेस्ट हो जाएगा।
तो वहाँ से वो ब्लीडिंग भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए आयरन बहुत जरूरी है. बट आयरन कम के साथ साथ आयरन बहुत ज़्यादा, वो भी दिक्कत है. कितनों ने देखा है कि उनके डायलिसिस पेशेंट्स जैसे समय बीतते जाता है काले पड़ते जाते हैं? कितनों ने देखा है? हाथ ऊपर कीजिए. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो आयरन है, आयरन स्टोर्स बराबर देख नहीं रहे हैं. हम लोग ये पीरियोडिक आयरन स्टडीज नहीं करा रहे हैं. जिसका आयरन लिखा हुआ है वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है. पेशेंट भी ठीक है, उसको सब सलाह टेक्नीशियन से मिल जाती है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है. बट धीरे धीरे ये काला पड़ते जाता है. इसमें हम लोग अगर आयरन स्टडीज कर लें, चलो 6 महीने में एक बार, तो हमको फेरिटिन देख के समझ में आ जाएगा. अब ये फेरिटिन जो है ये अच्छा है और बुरा है. बुरा फेरिटिन अगर जमा हो गया तो दिक्कत है. अभी काफ़ी बार कुछ पेशेंट्स को डायलिसिस में हर बार बुखार आते रहता है. वो भी एक कारण है हीमोग्लोबिन बेटर नहीं होने का, जिस पे हम आएंगे. बट ऐसे पेशेंट्स में फेरिटिन ज़्यादा होता है. कहीं पे भी शरीर में अगर इन्फेक्शन हो तो फेरिटिन ज़्यादा होता है. राजेश कुमार सर हेप्सिडिन के बारे में बात कर रहे थे. ये हेप्सिडिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसको भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर बोलते हैं. ये दोनों चीज़, हेप्सिडिन जब बढ़ जाए शरीर में और फेरिटिन साथ में ज़्यादा हो, मतलब समझ जाना है कि कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ चल रही है. दूसरी सामग्री पे आते हैं, B12 और फोलिक एसिड. अभी B12 फोलिक एसिड कहाँ से आएगा? कोई जवाब? B12 फोलिक एसिड की प्रॉब्लम गुजराती पेशेंट, मारवाड़ी पेशेंट को ज़्यादा होगी और मुस्लिम पेशेंट, महाराष्ट्रियन पेशेंट को नहीं होगी. क्यों? एग्जैक्टली, नॉन वेज. B12 और फोलिक एसिड का तो कोई खाने का कोई सोर्स नहीं है ग्रीन लीफी वेजिटेबल के अलावा. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट B12 का सोर्स है मीट, मिल्क प्रोडक्ट्स. मिल्क जो है वो पुअर सोर्स ऑफ B12 है. बट हाँ, कुछ नहीं से ये मिल्क अच्छा है. बट जो नॉनवेज खाएगा उसको B12 की कमी नहीं आएगी. बट वेजिटेरियन जो है, एकदम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, उसमें B12 की कमी आएगी. तो B12 और फोलिक एसिड मिलेगा सप्लीमेंटेशन से. सो वहीं से विटकोफॉल, ईडो, ये सारे इंजेक्शन का रोल आ जाता है. बट B12 की डेफिशिएंसी जो है वो एक और कारण से कम हो सकती है, और वो है बाहर के चाइनीज भेल, पानी पूरी खाने से. कैसे? वो खाएंगे, वहाँ से होएगा वर्म से होएगा वर्म इन्फेस्टेशन. वर्म इन्फेस्टेशन से वो पहुंच जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन से ले लेंगे सब B12 और B12 से कम हो जाएगा. तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग एज फिजिशियंस, एज डॉक्टर्स, काफ़ी बार एक एल्बेंडाजोल दे देते हैं, तो B12 की समस्या कम हो जाती है. तो डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, जिसको B12 कम हो, फोलिक एसिड कम हो. काफ़ी बार हमारे डायलिसिस के प्रिस्क्रिप्शन में ये B12 के इंजेक्शन हम लिखे ही जाते हैं, और हमको डायलिसिस के साथ साथ दे देना होता है डायलिसिस के अंत में. ये हम रेगुलरली देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इसका उल्टा भी होता है. पेशेंट जब रिपोर्ट कराता है, तो अभी तो काफ़ी ट्रेंड हो गया है लैब में, वो सब जो ज़रूरत नहीं है वो सब भी रिपोर्ट देने लगते हैं. और अक्सर पेशेंट आ जाएंगे आपके पास, सर मेरा देखो B12 2000 हो गया है. अभी 2000 हो गया, मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए. ज़्यादा B12 से कोई तकलीफ नहीं होती है. क्यों? क्योंकि वो वाटर सल्यूबल विटामिन है, वो निकल जाता है. किसी को थोड़ी बहुत यूरिन हो जाएगी, उसमें B12 निकल जाएगा. तो ज़्यादा B12 से दिक्कत नहीं है. बट हाँ, B12 ज़्यादा है, आयरन ज़्यादा है, बट पेशेंट का हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है. अभी इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में आएंगे हम लोग हमारी सबसे अहम सामग्री पे, और वो है इरिथ्रोपोइटिन, डार्बीपोइटिन. और काफ़ी बार जो यूज़ होता है वो सेरा, मिरसेरा, जो हम जानते हैं. अभी EPO हमको सबको पता है, EPO देना है. EPO सारे पेशेंट्स को मिलता है, कईयों को ज़्यादा मिलता है, कईयों को 2000, कईयों को 4000, कईयों को 10,000. बट EPO रेजिस्टेंस करके एक चीज़ होती है. अभी EPO रेजिस्टेंस यानी क्या? कि हम EPO पे EPO देते जा रहे हैं, पर EPO काम नहीं कर रहा है. अभी ये EPO जब काम नहीं करेगा, मतलब ऐसा हो गया कि किसी को 4000 2 बार दे दिया और नहीं काम किया, तो उसको बोलेंगे कि नहीं EPO काम नहीं किया. ऐसा किसी को कोई डेफिनेशन पता है कि EPO रेजिस्टेंस मतलब क्या? जानकारी के लिए बता देता हूं कि EPO रेजिस्टेंस यानी हम EPO दे रहे हैं 10,000 का डोज सप्ताह में 2 बार, मतलब 20,000 EPO दे रहे हैं. और फिर भी 20,000 देने के बाद भी अगर हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है,
तो इसको बोलेंगे ईपीओ रेजिस्टेंस। तो ईपीओ रेजिस्टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तय करेगा कि हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ईपीओ रेजिस्टेंस सबसे पहले उस पेशेंट्स में आएगा जहां पे आयरन और B12 के बारे में हमने नहीं सोचा। तो ये पहला जो भाग था लेक्चर का, वो आयरन और B12 का सही होना वो बहुत जरूरी है। मान लो अगर ये भी सही है, ईपीओ भी पेशेंट रोज लगा रहा है, तो ईपीओ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कि ब्रांड में प्रॉब्लम हो, या ब्रांड बदल लो, ये कर लो, हो सकता है। क्या ईपीओ में प्रॉब्लम हो सकता है? करेक्ट, स्टोरेज। पेशेंट स्टोर ठीक नहीं कर रहा है, या फार्मासिस्ट ठीक नहीं स्टोर कर रहा है, या हम लोग स्टोर नहीं ठीक कर रहे हैं। ये ईपीओ के स्टोरेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरेज का क्या महत्व है, क्या कैसे स्टोर करना है उसको? कोल्ड चेन 2 to 8 डिग्रीज, सही बोले। फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसको अगर हम फ्रीजर में रख देंगे तो ये नष्ट हो जाएंगे। ज्यादा ठंडी भी अच्छी नहीं है और गर्मी भी अच्छी नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना कि पेशेंट अगर ईपीओ लेके आ रहा है तो कैसे लेके आ रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं ले रहा है कि भाई घर से लाया, पर्स में डाल दिया, फिर ट्रेन में बैठा, मुंबई की गर्मी में लेके आ रहा है और फिर हम लगा रहे हैं उसको। तो ईपीओ सही तरह से कोल्ड स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो हमको ये पेशेंट को भी बताना है कि आप जहाँ से ले रहे हो वो कोल्ड स्टोरेज मेंटेन हो रहा है कि नहीं, और आपके यहाँ पे जब लेके आ रहे हैं तब भी कोल्ड स्टोरेज मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायलिसिस पेशेंट को अगर बुखार आ रहा है तो ईपीओ काम नहीं करेगा। अभी आपको क्या लगता है बुखार कहाँ से आ सकता है? डायलिसिस पेशेंट को बुखार कहाँ से आ सकता है? इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन कहाँ हो सकती है? बाहर से लेके अंदर तक सब जगह से कहीं ना कहीं कोई गलत कांटेक्ट हो गया तो बुखार आ सकता है। राव सर ने दिखाया फिस्टुला, पर्माकैथ। अगर फिस्टुला बराबर से नहीं है, वहां पे कोई बॉयल है, वहां पे कोई इन्फेक्शन है, पस्ट्यूल बन गया है, या फिर कैथेटर में इन्फेक्शन है, या अंदर चला गया है, हर बार हमारा डायलिसिस के वक्त पेशेंट थर थर कांप रहा है, तो इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन अगर एक्टिव रहा तो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, हीमोग्लोबिन बेहतर नहीं हो पाएगा। तो पर्माकैथ और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन वहां ढूंढना पड़ेगा। सेकेंड और बहुत जरूरी यह है कि जो हम डायलिसिस की सामग्री यूज कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि भाई अगर कहीं का एक्सचेंज हो गया तो अगर पेशेंट को कोई नई इन्फेक्शन आ गई है, या तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, HHH हम लोग करते हैं, हम लोग हमेशा लिवर एंजाइम्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हेपेटाइटिस हो गया तो फिर फीवर आ सकता है। थर्ड, किसी को मलेरिया हो सकता है, किसी को डेंगू हो सकता है। अगर कहीं एक्टिव इन्फेक्शन है तो मलेरिया, डेंगू तो ऐसे ही इन्फेक्शन है जहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, प्लेटलेट कम हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन का ध्यान रखना जरूरी है। फोर्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर पेशेंट कोई बोले मुझे बुखार आता है और रात को बुखार आता है, हर रोज रात को मुझे लगभग 8-9 बजे बुखार आता है, पेशेंट को भूख लगना बंद हो गई है, पेशेंट को एल्ब्यूमिन कम होने लगा है, पेशेंट का वजन कम होते जा रहा है, हर बार ड्राई वेट आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो ऐसा ध्यान में आ रहा है कि कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जो प्रॉब्लम कर सकती है? कॉक्स, बिल्कुल, टीबी। तो ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि टीबी हमारे इंडियन पेशेंट्स को कभी भी लग सकता है। डायलिसिस पेशेंट जो है ऑलरेडी इम्यूनिटी उनकी कम होती है। इम्यूनिटी अगर कम हो और वो भीड़ भड़के वाले जगह में जा रहा है, या कहीं घर परिवार में किसी को टीबी हुआ है, ऐसे पेशेंट को अगर उनको भी टीबी हो सकता है, और वहाँ पे उनको अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी टीबी अगर चल रही है तो हीमोग्लोबिन कम हो सकती है। तो ये इन्फेक्शन और स्पेशली टीबी की इन्फेक्शन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन बने ही नहीं अच्छे। ऐसी कोई कंडीशन पता है ऐसे बुजुर्गों में जहाँ पे हीमोग्लोबिन ना बने अच्छे से? माइलोमा, या कहीं ना कहीं किसी पेशेंट को ब्लड कैंसर हो गया हो, या फिर कोई अतड़ी का कैंसर हो गया, या पेट का कैंसर हो गया है, या लंग का कैंसर हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर पेशेंट को अंदर कोई कैंसर चल रहा हो तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। अभी ये अपेक्षा नहीं है आपसे कि आप कैंसर का डायग्नोसिस करो, बट ये जरूर अपेक्षा है आपसे कि अगर बार बार पेशेंट का हीमोग्लोबिन कमी हो रहा है,
हमने ईपीओ भी चेंज कर लिया, हमने आयरन भी कर लिया, हमने स्टूल का टेस्टिंग कर लिया। स्टूल के टेस्टिंग में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, आयरन भी ठीक है, फेरेटिन भी ठीक है, B12 भी ठीक है, ईपीओ भी अच्छा चल रहा है, कोल्ड स्टोरेज भी अच्छे से मेंटेन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये नेफ्रोलॉजिस्ट के ध्यान में लाना, या फिर पेशेंट को बोलना कि आप जाइए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास और पता कीजिए कि हीमोग्लोबिन आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहीं ना कोई कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं पकड़ोगे तो कभी पेशेंट के ध्यान में भी नहीं आएगा। हाँ, पेशेंट हमारे स्मार्ट है, वो आपसे काफ़ी सवाल जवाब करेंगे और फिर फाइनली नेफ्रोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे। बट अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप पहले से ही इसको हम लोग पकड़ सकते हैं, इसका इलाज ठीक कर सकते हैं। उसके साथ काफ़ी बार ऐसी दवाइयाँ चल रही हो जिसका हमको ध्यान रखना जरूरी है, जैसे एस्पिरिन हो गया, क्लोपिडोग्रेल हो गया, ब्लड थिनर है, पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और वहाँ से ब्लड लॉस होके हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट को पूछिए आप ईपीओ ले रहे हैं, काफ़ी बार पेशेंट स्मार्ट है, मुझे भी उल्लू बनाएगा, आपको भी उल्लू बनाएगा। कैसे? आप बोलोगे हम डायलिसिस में लगा लेंगे, बोलेंगे हम घर पे लेते हैं, मुझे बोलेंगे हम डायलिसिस पे लगाएंगे। तो नॉन अध्यरेंस लिखा गया है कि हफ्ते में एक बार ईपीओ लो, बट कहीं पैसे कम पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं पेशेंट को लगता है कि बहुत खर्चा हो रहा है। तो एक बार ये जानना जरूरी है कि ईपीओ बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ईपीओ नहीं अगर जा रहा है तो फिर डोज पे सही लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। और फिर काफ़ी बार रेयर केसेस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे मेम्ब्रेन ठीक नहीं है, या आरबीसी लाइसिस हो रहा है, या फिर कहीं किसी को ट्रांसप्लांट पेशेंट हो जिसको पार्वो वायरस इन्फेक्शन हो गई हो जिसके कारण लाइसिस हो जाती है, या काफ़ी बार ईपीओ एंटीबॉडी बन गए हैं। तो अगर ईपीओ एंटीबॉडी बन गए हैं ऐसे पेशेंट्स में, तो फिर हम काफ़ी बार डार्बा का प्रयोग करते हैं या फिर मिर्सेरा इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये इंजेक्शंस का प्रयोग करके फिर हीमोग्लोबिन बेटर हो सकता है। मेरा टाइम अप हो गया है इसलिए जल्दी समाप्त करूंगा, बट एक बार जरूरी है कि हीमोग्लोबिन जब किसी पेशेंट का नहीं बढ़ रहा है तो आप ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली इन्फेक्शन का ध्यान रखें, और वो ईपीओ बराबर ले रहा है कि नहीं ध्यान रखें। तभी आपका जो हीमोग्लोबिन नामक शीरा है वो सही और अच्छा बनेगा। फिर आप भी खुश रहोगे, पेशेंट भी खुश रहेंगे और सभी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन 11 to 12 रहेगा तो हमारे पेशेंट की लाइफ अच्छी रहेगी, अच्छा डायलिसिस रहेगा। और यस, डायलिसिस जो है वो ट्रांसप्लांट जितना तो नहीं, बट उसके करीब हमको अगर पेशेंट की लाइफ लेके जानी है तो उसमें हीमोग्लोबिन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद आप सभी के अटेंशन के लिए, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much. May I request Dr. Rajesh Kumar to give a token of appreciation to Dr. Dave. तो ऐसा ही लेक्चर होना चाहिए, नहीं बिना स्लाइड का।